Today is lecture number 3. Today is lecture number 3 and topic is factor affecting rate of evaporation. Rate of means, what is the meaning of rate of? सर स्पीड। वेरी गुड। थोड़ा कहीं भी रेट ऑफ लिखा हो साइंस में आप लोग याद रखिएगा, रेट ऑफ मीन्स स्पीड। और एक मीनिंग और भी होता है, इसको भी याद रखिएगा, रेट ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड में। तो याद रखिएगा रेट ऑफ का मतलब स्पीड भी होता है, और फिजिक्स के टर्म में क्या होगा बच्चों? फिजिक्स के टर्म में होगा रेट ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को सेकेंड में रखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात जरा आपको याद रखिएगा। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स का मतलब रीजन, कारण, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिससे आपका इवेपोरेशन कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है सर टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। वेरी गुड। तो फर्स्ट फैक्टर बताइए कौन सा है? सरफेस एरिया या टेम्परेचर? फर्स्ट लिख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मीनिंग मैंने आपको डिस्कस किया था कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है। टेम्परेचर मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस। ये बताइए टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप वाटर को माइंड में रखिए कि वाटर कब तेज इवेपोरेट होगा, कब कम इवेपोरेट होगा। जैसे आपको ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स करने हैं, कपड़े सुखाने हैं, और टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा कि देर में सूखेंगे क्लॉथ्स? बताइए। सर जल्दी सूखेगा। इट मीन्स क्या हुआ बेटा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये साइन का मीनिंग समझते हैं आप लोग? ये जो हमने बनाया ये क्या मीनिंग होता है? सर प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर। इट मीन प्रोपोर्शनल। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये भी बढ़ेगा। ये देखिए, एक बढ़ाया तो दूसरा टर्म भी बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मान लो एक बढ़ाने पे एक कम हो जाए तो उसे बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ समझिए, जैसे आपने लिख दिया पेन और उसकी कॉस्ट। ये देखिए, ध्यान समझिएगा, जैसे पेन और कॉस्ट, 1 पेन मान लेते हैं 5 रुपीज की है, तो 2 पेन कितने की होगी? 10। 3 पेन कितने की होगी? 15। आप देखिए जैसे पेन का नंबर इंक्रीज, देखो इसको इंक्रीज कर रहे हैं आप, तो इसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब डायरेक्शन सेम हो, देखो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका देखिए, इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ रहा। तो इस पेन और कॉस्ट में कौन सा रिलेशनशिप हुआ? हम लोग बोलेंगे कि पेन यानी नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखेंगे। मतलब पेन को इंक्रीज किया तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। 1 पेन है 5 रुपीज, 2 पेन हो गई 10 रुपीज, ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और जब बॉयल करते हैं किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में। ध्यान रखिएगा, जब पानी उबलेगा, बॉयल करेगा, वेपोराइजेशन होगा तो स्टीम का फॉर्मेशन होता है। और जब वाटर विदाउट बॉइलिंग इवेपोरेट हो जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? वाटर वेपर का। जो कल आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, यही डिफरेंस है बेटा इसमें।
ये कोई और क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना, कौन सा फ्रॉस्ट मिस्ट करके, उसको जरा व्हाट्सएप बेटा भेज देना, मैं देख लूंगा क्या है। वो समझ नहीं पा रहे थे आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सेकंड बताइए। सर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। सेकंड इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है बताइए। जितना एरिया ओपन हो उतना सरफेस एरिया बोला जाएगा। यस सर। जैसे कपड़े आपने धुले, ध्यान समझना, ड्रेस धुला आपने, क्लॉथ, और उसको मोड़ करके बाल्टी में रख के रख दिया छत पे, सूखेगा वो? नहीं सूखेगा। और उसको अगर फैला दिया, स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ, रस्सी बांध दीजिए, कर दीजिए, क्या हो जल्दी सूख जाएगा? यानी आपने उसको क्या यस कर सर। दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो सरफेस सर एरिया अगर क्योंकि ज्यादा हो, ट्रांसफॉर्मेशन सरफेस फिनोमिना है, तो सर सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा सर उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। वेरी गुड, बहुत वेरी, बहुत अच्छा आंसर, गुड, बेस्ट, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। चलो मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। देखो बेटा, इवेपोरेशन क्या होता है? बहुत अच्छा बेटा, इवेपोरेशन किसने रिप्लाई किया था अभी? सर यज्ञेश। यस, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सबको पता है। सरफेस जितना बड़ा होगा, पानी उतना तेज तेज मॉलिक्यूल उड़ेंगे उसके। देखिए ध्यान से बेटा, थोड़ा एक मिनट वेट करिएगा। हेलो 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 बेटा, थोड़ा एक मिनट आप लोग वेट करिएगा, एक फोन आ रहा है, जरा बात करना पड़ेगा। हाँ बस में एक मिनट। आप लोग ऐड रहिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉल। हाँ हाँ बताइए, कहाँ पर हैं? हाँ एकदम सीधे आ जाइए भैया, शुक्ला लॉज पूछते हुए आ जाइए। टावर लगा वहाँ पे आ गए हैं आप? अच्छा बस मैं आ रहा हूँ, एक मिनट भैया। हाँ चंद्रा जनरल स्टोर सामने वाला मकान भैया, सच्चिदानंद तिवारी लिखा हुआ है, देख लीजिए। बस बेटा एक मिनट। हाँ बोलो। यज्ञेश अभी सर मतलब अभी तक क्या पढ़ाए हैं? देख लो जो लिखा हुआ है।
हेलो बच्चों, यस हेलो। सर। अरे बेटा एक आ गए तुम्हारे फ्रेंड, रुकिए 1 मिनट बच्चों। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्या टॉपिक है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करें तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा क्योंकि सरफेस फिनोमेना है। तो सेकेंड लिख लीजिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे कप में चाय आप देखिए देर में ठंडी होती है, लेकिन अगर आप प्लेट में रख दीजिए चाय को, आपसे क्वेश्चन पूछा कि चाय को अगर हम लोग प्लेट में रख देते हैं या सॉसर में रख देते हैं, सॉसर मतलब प्लेट होता है, अगर चाय को हम ऐसे रख दें जल्दी ठंडी हो जाती है। क्या रीज़न है? देखो, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, तो जल्दी जल्दी क्या होते हैं? इवेपोरेट होता है। जब इवेपोरेट होता है तो इसकी हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट, विंड स्पीड, उसको लास्ट में डिस्कस कर लीजिए। विंड स्पीड, तेज अगर हवा चल रही है, विंड स्पीड, विंड का मीनिंग क्या होता है पहले समझ लीजिए आप लोग। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। अगर एयर फ्लो करने लगती है तो उससे बेटा हम लोग बोलते हैं विंड। और विंड का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंधी तूफान की तरह चले, ठीक है ना? कैसा होना चाहिए? स्लो मोशन में विंड चलना चाहिए, उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए स्पीड की, बहुत तेज नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं आ जाना चाहिए। तो तेज हवा चलेगी तो उसमें भी आप जानते हैं कपड़े जल्दी सूखते हैं। आप कपड़े का एग्जांपल रखिए, अगर कोई वेट क्लॉथ है तो कब जल्दी सूख जाएगा, यानी इवेपोरेशन कब हो जाएगा? हवा चल रही है तो जल्दी कपड़े जल्दी सूखेंगे क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स वाटर जल्दी इवेपोरेट होंगे। यानी इसमें भी क्या हो गया बताइए? रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर टू ये समझ में नहीं आया सर। विंड स्पीड। कौन सा पॉइंट नहीं आया बेटा समझ में? सर विंड स्पीड। बेटा मान लीजिए या सपोज करिए कि एक वेट क्लॉथ है, कोई गीला कपड़ा है, इसको अगर आपको सुखाना है, वेट क्लॉथ है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर यहाँ एक फ़ैन लगा दीजिए, फैन के सामने रख दीजिए तो जल्दी सूखेगा कि दो कपड़े लीजिए, एक इस तरह से रख दीजिए और एक फैन के सामने रख दीजिए, तो कौन जल्दी सूखेगा? सर फैन के साइड वाला। फैन के साइड वाला। क्यों बेटा? जब इसमें एयर पास होगी, मान लो ये एयर पास हो रही है यानी विंड, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, एयर अगर होगा तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होंगे कि नहीं बताइए? भाई एयर अपने साथ इनको भी तो ले जाएगी, मॉलिक्यूल्स को भी मिक्स करके अपने साथ इवेपोरेट करेगी, जल्दी जल्दी फास्ट कर देगी प्रोसेस को। जैसे रेनी सीजन में याद करिए, रेनी सीजन में आप क्या करते हैं? फैन के सामने कपड़े सुखाते हैं कि नहीं? फैन ऑन किया, सॉक्स रख दिया या शर्ट रख दिया, जल्दी सूख जाता है, ध्यान दीजिए। क्लियर हुआ? यस सर। हेलो, कॉमन सी बात है बेटा, कोई बहुत उसमें टेक्निकल टर्म नहीं है, कॉमन बात है ये सब, इसलिए बहुत इस पर टाइम ना वेस्ट करिए। अब देखो बेटा फोर्थ टॉपिक है। फोर्थ कौन सा टॉपिक बताइए? ह्यूमिडिटी। यस सर। देखो ह्यूमिडिटी का बेटा मतलब ये होता है कि जब एयर में वाटर का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ओके, क्या कहा जाता है इसको? प्रेजेंस ऑफ
वाटर वेपर इन एयर, ये देखिए जब एयर में बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी हो गई। जैसे हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं कि उमस हो गई। कब होती है उमस ज़्यादा? इस समय जो मौसम आप देखिए रेनी सीजन में कैसा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है कि नहीं बताइए? यस सर। ज़्यादा होती है। देखते हैं तुरंत कपड़े नहीं सूखते या आपकी बॉडी हमेशा कैसी रहती है, स्लिपरी रहती है, चिपचिपी रहती है ना। इसमें लोग कहते हैं उमस बहुत है, यही इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। या इसको आप और डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डैम्पनेस, एक मिनट, इट इज ऐसे लिख लीजिए, डिग्री ऑफ डैम्पनेस, डिग्री ऑफ डैम्पनेस इन एयर, इन एयर यानी हमारी एयर कितनी डैम्प हो गई है। डैम्प का मतलब होता है इसमें कितनी नमी आ गई है, मॉइस्चर आ गया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। बातें समझ में आ रही है? तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ज़्यादा नमी हो जाएगी, तो लोग बोलेंगे ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई या वाटर ज़्यादा डैम्प हो गई है, ऐसा बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। तो डैम्पनेस इन एयर। अब आप जरा सोच के बताइए, अगर वाटर में डैम्पनेस ज़्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे इस समय रेनी सीजन है, एग्जाम्पल जैसे रेनी सीजन, सर रेट रेनी ऑफ सीजन में क्या होता इवेपोरेशन कम हो जाएगा। है? ह्यूमिड एयर हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। इसमें बताइए क्या कपड़े जल्दी सूखते हैं? बताइए आप। नहीं सर ये इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनल है। हाँ ये इन्वर्सली होगा, सीजन SEA होगा ना। देखिए एक्चुअली में होता क्या बच्चों, जैसे मान लो कि ये कोई क्लॉथ है, ध्यान सुनिएगा, या वाटर कुछ भी समझ लो, मान लो क्लॉथ है, वेट क्लॉथ, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ये सब हो गए, ये इट इज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो कि हॉट सीजन है, गर्मी का सीजन, तो यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता, तो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होते हैं, फास्ट इवेपोरेट होते हैं। वेट क्लॉथ जल्दी सूख जाता है, इवेपोरेशन फास्ट होती है। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है ना कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से वाटर के वेपर प्रेजेंस है। ये देखिए, ये देखिए ह्यूमिडिटी है। अब बताइए जब यहाँ बेटा कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, तो क्या ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इवेपोरेट हो पाएंगे? बताइए, सोच के बताइए, इवेपोरेट होंगे यहाँ पे? नहीं होंगे, क्योंकि नहीं यहाँ सर। स्पेस बचा ना, तो थोड़े बहुत इवेपोरेट हो रहे हैं, थोड़े बहुत ये इवेपोरेट हुआ, एक ये हो गया, मान लो ये हो गया, ये वन हो गया, तो स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि इवेपोरेशन नहीं होता, होता है, लेकिन स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, वेरी लेस हो गई। It means we can say that rate of evaporation inversely proportional to humidity। तो कैसे लिखेंगे, 1 upon humidity। देखिए शुरू के जितने फैक्टर्स थे सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ये जो 3 फैक्टर थे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। लेकिन देखिए जो 4th फैक्टर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी बच्चों कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ नोट कर लीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स ह्यूमिडिटी इंक्रीज अगर हो गया एयर में, ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको?
यस सर। रिप्लाई कीजिए। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। वेरी ठीक है। एक फैक्टर और हमारी तरफ से आप लिख लीजिए, फिफ्थ फैक्टर, प्रेशर। आपके बुक में नहीं होगा लेकिन इसे आप नोट कर लीजिए। बेटा एक प्रेशर होता है, एक थ्रस्ट होता है, दोनों में डिफरेंस जानते हैं आप लोग? एक थ्रस्ट बोलते हैं, एक प्रेशर। देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे बेटा ये हमारा पाम है, हाथ है, अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूं, इस तरह प्रेस करूं, तो ये क्या है? ये थ्रस्ट है। बात समझ रहे हैं? थ्रस्ट क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम लोग थ्रस्ट करते हैं। और प्रेशर क्या है? ध्यान समझिएगा। इस हैंड पर मैंने ऐसे से प्रेशर किया तो सारे फिंगर, यहाँ पूरे एरिया, बहुत बड़े एरिया पर ये अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक पेन ले लूँ, ये देखिए ध्यान समझिए, पेन लेकर अगर मैं यहाँ पर पूरा फोर्स लगा दूँ तो कितने पॉइंट पे ये पूरा फोर्स लग रहा है बताइए तो? ओनली वन पॉइंट पे ना, देखिए वन पॉइंट पे। तो जब वन पॉइंट पर फोर्स लगाया जाता है, व्हेन फोर्स एक्सर्ट एट अ यूनिट सरफेस एरिया, मतलब एक पॉइंट पर अगर हमने पूरा फोर्स लगा दिया, अगर इतना मैं फोर्स लगा दूं तो हो सकता है मेरे फिंगर के पार चली जाए पेन। तो ये प्रेशर है। प्रेशर एक पॉइंट पर अप्लाई होता है, लेकिन फोर्स क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया पर अप्लाई होता है। तो प्रेशर की बात हो रही, ध्यान समझिएगा। तो प्रेशर का मीनिंग क्या हुआ बेटा? ये लिख लीजिएगा, थ्रस्ट या फोर्स। थ्रस्ट मतलब फोर्स अप्लाई ऑन यूनिट सरफेस एरिया, ये डिफिनेशन होती है। यूनिट भी आप लिख सकते हैं, अगर यूनिट ना समझ में आए तो आप लिख सकते हैं क्या? पॉइंट सरफेस एरिया, बहुत छोटी एरिया पे। फार्मूला क्या होता है, जब बना देते हैं फार्मूला में, प्रेशर इक्वल टू बेटा होता है जो आपने फोर्स लगाया वो छोटी एरिया पर लगाया, सरफेस एरिया मतलब ए, तो फोर्स अप्लाई किया छोटी एरिया पर, ये पॉइंट एरिया पर, तो P इक्वल टू F बाई ए होता है। ये इसका फार्मूला होता है प्रेशर का। फोर्स को किससे मेजर करते हैं बताइए? न्यूटन में सर। न्यूटन। यस सर। और एरिया को बताइए? सरफेस एरिया या एरिया एक ही बात है सर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो गया बताइए? SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर सर। या इसी को आप कहते हैं पास्कल होता है ना सर? दोनों एक ही बात बेटा। न्यूटन मीटर स्क्वायर कहें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, एक ही बात है। जैसे आप कैट को चाहे बिल्ली को, एक ही बात है ना। यानी जैसे मान लो ये, जैसा आपसे कहा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, तो क्या आंसर लिखेंगे? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने पास्कल होंगे? हाउ मेनी पास्कल? दोनों सेम ही तो हैं सर। वन ही होगा सर। वन ही तो होगा बेटा। तो दोनों सेम है, चाहे आप 1 पास्कल कहो चाहे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए, बोथ आर सेम। केवल नेम अलग अलग। पास्कल साइंटिस्ट का नेम है इसलिए पास्कल बोलते हैं, है ना। पास्कल ने बताया था प्रेशर के बारे में, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल। ये बात समझ में आ गई? अब तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा बताइए आप? जैसे ये समझिए, ये बेटा एक बाउल है समझिए, इसके अंदर हमने वाटर रखा हुआ, ये सब वाटर के, ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अगर प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट ना हो, लेस प्रेशर हो, मतलब 1 atm हो, ध्यान समझिएगा, यहाँ प्रेशर कितना है? 1 atm नॉर्मल प्रेशर है, तो वाटर क्या होगा? अपने आप इवेपोरेट हो रहा धीमे धीमे, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर मैं इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर दूं, ऊपर से ये प्रेशर लगा दिए, ये देखिए हमने क्या कर दिया कि एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया है।
है ना। ये प्रेशर क्या हो गया, हमने हाई प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, ठीक है। एक मशीन से, मशीन का नेम होता है कंप्रेसर, इसको कंप्रेस कर दिया हमने, ऊपर से एक प्रेशर लगा दिया। तब बताइए वाटर मॉलिक्यूल आसानी से इजीली इवेपोरेट हुआ, किसको दिक्कत होगी बताइए आप। सर सर दिक्कत बहुत होगी स्लोली सर, होगा वाटर सर, हो जाएगा रेयर थोड़ा में सा। होगा। बताइए दिक्कत होगी ना छोड़ने में, इवेपोरेट होने में। भाई अगर ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता हाई प्रेशर, तो ये हो सकता है इसमें से 100 मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं, और अगर आप प्रेशर लगा दीजिए तो क्या 100 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो पाएंगे, कम हो जाएंगे कि ज़्यादा हो जाएंगे 100 से। मान लो नॉर्मल कंडीशन में 100 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, अब प्रेशर लगा दिया तो क्या 100 होंगे कि उससे ज़्यादा होंगे कि कम होंगे बताइए। सर कम कम। होंगे सर। कम इवेपोरेट हो पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल ये इवेपोरेट होना चाह रहा, आपने प्रेशर लगा दिया, वो फिर से वहीं पर चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इट मीन्स क्या कंक्लूजन पता चला बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बताइए। और सर इनवर्सली है रेट सर। ऑफ, वेरी गुड, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लीजिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इट मीन्स अगर हम प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं किसी भी लिक्विड के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर ऑन लिक्विड, ये ध्यान लिखिएगा, प्रेशर कहाँ लगाना है, लिक्विड के ऊपर। जैसे वाटर के ऊपर आपने प्रेशर लगाया, तो कोई लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड का मतलब वाटर आप समझ लीजिए, बहुत सारे लिक्विड होते हैं, आप वाटर समझिए, जैसे वाटर। तो अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे बेटा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ये मतलब हुआ, इंक्रीज हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर आ रही है। यस सर। वेरी गुड। अब बेटा जरा कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आपको रिप्लाई करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फैक्टर, या ऐसे पहला क्वेश्चन आपने की, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, ऐसे नोट करिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर नोट कर रहे हैं, प्रेशर ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कौन सा स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। क्लियर दिख रहा है बेटा कि ब्लर दिख रहा है, बताइए, रिप्लाई करिए। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नोट करिए। ब्रीफली एक्सप्लेन factors affecting फैक्टर्स का मतलब कारण होता है, रीजन, कौन कौन से ऐसे कारण है ना, इसे याद रखिएगा। अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट, ये नंबर 1 कर लीजिएगा, अफेक्टिंग डैश करके ये नंबर 1 लिख लो, तो बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सेकेंड लिख लो बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में बोला जाता है एमपी, इसको बोलते हैं एफपी, एफपी। थर्ड, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। फोर्थ, नोट करते रहिए, सब्लिमेशन लिख लीजिए, सब्लिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट सब्लिमेशन। एंड फिफ्थ, डिपोजिशन। डिपोजिशन आप लोग समझते हैं ना, सब्लिमेशन का ही पार्ट होता है ना भाई। डीसब्लिमेशन। सॉलिड को हीट किया तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस जब ठंडा होता है, कूल होता है, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा इनके कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक पॉइंट और लिख लीजिए, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन तो हमने डिस्कस कर लिया अभी मैंने आपको बता दिया इवेपोरेशन कि विंड स्पीड, सरफेस एरिया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इवेपोरेशन, इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ये इफेक्ट होता है? मतलब बात समझ गए ना, फैक्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ये होमवर्क आपका। थोड़ा फर्स्ट चैप्टर में नियर अबाउट हम लोगों ने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया है। देखिए आपके एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन एक टॉपिक हम लोग और डिस्कस करेंगे, लैटेंट हीट। ये आपको जानना जरूरी है, लैटेंट हीट, ठीक है। तो ये तो आपका होमवर्क हो गया, ठीक ना, ये होमवर्क हो गया, दोनों क्वेश्चन क्या हो गए? होमवर्क हो गए। और लैटेंट के बारे में थोड़ा सा आप समझिए क्या होता है, व्हाट इज लैटेंट हीट। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? यस सर। यस वेरी गुड। अच्छा इसमें वेपोराइजेशन नहीं लिखा है क्या? इसको भी ऐड कर लीजिए, 7 पॉइंट भी एक ऐड कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, इसको भी ऐड करिए, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब जरा समझिए एक टॉपिक, ये न्यू टॉपिक है, लैटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज लैटेंट हीट? सर द बेटा heat latent energy होता which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेट को चेंज करने में बेटा जितनी हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या करते हैं? लैटेंट हीट। भाई जैसे मेल्टिंग पॉइंट में हमको जरूरत पड़ रही थी मेल्टिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, कंडेंसेशन, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें एक कंडीशन भी अप्लाई होती है कि चेंज तो हो जाए स्टेट, लेकिन टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ना चाहिए। बातें समझ रहे कि नहीं? इसमें क्या होता है बताइए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट में जब आप मेल्ट करते हैं, जैसे मान लो कि इस पेन को मेल्ट करना है, जब मान लो आइस को मेल्ट करना है, तो आइस तो होता है 0 पे, लेकिन जब आप उसको मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज भी तो हो जाता होगा वाटर बनने पे। तो हम लोग यस सर, 0 to 4 डिग्री कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर आप देर तक हीट कर दीजिए
तो वाटर का टेम्परेचर 0 थोड़ी रहेगा, हो सकता है 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन होती है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। बातें समझ रहे हैं? सर बॉइलिंग देखिए हमारी बात समझिए ध्यान से। देखिए ये कि क्या आपने डिफाइन किया था, एक बार डिफिनेशन आप लोग बताइए। Sir, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. इसमें एक चीज और ऐड करिए, विदाउट राइज इन टेम्परेचर। और देखो बेटा इसमें आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम हीट ऑफ एनर्जी, ये भी लिखिए, ऐसे लिखिए, इट इज मिनिमम amount of heat energy which is supplied या required, दोनों लिख सकते हैं, required to change state of matter। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, मैटर। एट कितने पर? एट 1 atm। कल मैंने बताया था पूरी केमिस्ट्री किस पर डिपेंड है, एट 1 atm विदाउट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। ये जरा ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बेटा उसका राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है? विदाउट राइजिंग टेम्परेचर या राइज इन भी लिख सकते हैं, राइजिंग न समझ में आता आप ऐसे लिख लीजिए, विदाउट राइज इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए। उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है इसमें। अब जरा ध्यान समझिएगा, नोट कर लिया सबने? यस। वेरी गुड। देखो ना ये लेटेंट हीट 2 टाइप्स का होता है, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट इज latent heat फ्यूजन यानी मेल्टिंग, Sir, latent heat of boiling. latent heat of बॉइलिंग। वेपोराइजेशन, हाँ मतलब बॉइलिंग, ठीक है, वेरी गुड, यानी कि बॉइलिंग। देखो ना दो ही ऐसी कंडीशन जहाँ हम लोग हीट का यूज करते हैं, याद करिए। एक तो आप सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब हीट की जरूरत पड़ती है, याद करिए। क्या करते हैं, हीट हम लोग ऐड करते हैं। और एक हमको जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हम लोग लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैसेस स्टेट में, तब हम लोग हीट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हीट तो कहीं जरूरत पड़ती नहीं, याद करिए। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, यहाँ पर हम लोग हीट को ऐड करते हैं, हीट देना पड़ता है, और यहाँ से अगर हम लोग रिटर्न होते तो क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। तो कूलिंग करते समय हम लोग हीट देने की जरूरत थोड़ी, वो तो हीट रिलीज करना पड़ेगा ना बेटा। तो हीट 2 जगह यूज होती है, देखिए, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जब सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने में हम लोग हीट यूज करेंगे तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और जब हम लोग लिक्विड को गैसियस स्टेट में, यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ स्टीम में, बॉइलिंग में स्टीम बनता है, याद रखिएगा। और वेपोराइजेशन में क्या बनता है, वाटर वेपर। जब हम किसी को बॉयल करते हैं, जैसे वाटर को आपने 100 डिग्री पे बॉयल किया तो क्या बनेगा, स्टीम का फॉर्मेशन होगा। जैसे कुकर से सीटी बोलती है तो उसमें से जो गैस निकलती है वो वाटर वेपर थोड़ी है, वो स्टीम है। उसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, एबव होता है।
180 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 200 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी देर तक गैस उस कुकर के अंदर मतलब क्लोज रही है। बात समझ रहे हैं ना? ये मतलब ज़्यादा देर तक रहेगी तो ज़्यादा हीट हो जाएगी, लेकिन मिनिमम 170 डिग्री तो फिक्स है, इससे कम नहीं होता। ओके बेटा, तो स्टीम का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, तो इसकी जरा डिफिनेशन आप लोग बताइए क्या होगा। फर्स्ट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डिफिनेशन क्या होगी, बताइए, डिफाइन करिए। Sir, the heat energy that is required to convert a solid into its liquid state with respect of 1 atm. At 180 Sir, ना, the ये भी heat energy which is going into ice but not increasing its temperature. वेरी गुड। फिर बेटा आइस तो मत लिखिए, इसमें देखिए सॉलिड से लिक्विड लिखना है, तो आइस अगर लिख देंगे तो सिर्फ आइस के लिए हो जाएगा ना। एक हमको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना है ना, तो हम लोग क्या इसको नोट करेंगे बताइए। इसको हम ऐसे लिखेंगे ना बेटा, देखो अमाउंट ऑफ, या मिनिमम जरूर लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert देखिए यूनिट लेना है। देखिए आप 1 kg ले सकते हैं या बच्चों 1 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लैब में छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब होते हैं तो 1 ग्राम लिया जाता है, याद रखिएगा। टेस्ट ट्यूब में हमेशा ग्राम में हर चीज़ ली जाती है, भाई टेस्ट ट्यूब में किलो में तटेगा नहीं। तो कन्वर्ट 1 ग्राम या 1 kg भी हो सकता है। आप मेन इसको याद रखिए, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट राइज इन टेम्परेचर, या राइज इट्स टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हैं, राइज इन इट्स टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड 1 atm। जरा ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा, 1 atm पर होगा और मेल्टिंग पॉइंट पर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने आइस लिया, आइस से बेटा बन गया वाटर। सपोज करिए कि आपने इसका 1 kg लिया और इसको आपने हीट किया। देखिए हीट मतलब डेल्टा, ये भी कितना बनेगा, 1 kg तो बनेगा, मास में कोई फर्क नहीं आएगा। इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका भी ध्यान दीजिएगा 0 ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो आपने हीट दिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज तो हो नहीं रहा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हिडन हीट। सर ये होता कैसे है? हाँ होता कैसे, ये बात सही बात है भाई। टेम्परेचर देने के बाद भी आपने इसको प्लस किया और इसमें बिल्कुल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये बताइए। ये सर टेम्परेचर जाता कहाँ है? वो सर कहाँ चली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने में सर वो हीट यूज हो जाती है। वेरी गुड समझ में आया बेटा। देखो एक्चुअली में आइस के जो मॉलिक्यूल है ना, ये देखिए, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स भी तो होगा। इस फोर्स को ओवरकम करने में, ओवरकम का मतलब ब्रेक करने में, भाई ये ओवरकम करेगा, ये हीट एनर्जी देंगे तभी तो ये लिक्विड बनेगा। इस तरीके से दूर दूर इसके मॉलिक्यूल होंगे, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैटर इन और सराउंडिंग का वीडियो नंबर 1, 2, 3 हमने सेंड किए हैं, उन तीनों को पहले आप देखिए, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, साइंस वाला अनिल तिवारी नाम से चैनल है, उस पर पूरे वीडियोस हैं आपके, मैटर इन और सराउंडिंग, उसको पहले देखिए आप लोग, तो ये समझ में आएगा आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मीनिंग क्या होता है।
तो इसको बेटा ब्रेक करना जरूरी, जब ब्रेक होगा तभी तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तभी तो लिक्विड बनेगा। तो यहाँ पे ये यूज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिडन हीट या लैटेंट हीट। इसलिए इतना ही टेम्परेचर देना चाहिए जिससे ये चेंज हो जाए। अगर ज़्यादा देर तक टेम्परेचर दे देंगे, गर्म कर देंगे, तब वो लैटेंट हीट नहीं बोला जाएगा। तब तो हो सकता है 0 से हो जाए 10 डिग्री, या ज़्यादा गर्म कर दिया तो 100 डिग्री चला जाएगा। सर इसका कोई सा एग्जांपल दीजिए। हमको सिर्फ इतना ही हीट एनर्जी देना है कि सिर्फ ये कन्वर्ट हो जाए, बस तुरंत बंद कर दीजिए। गर्म कर रहे हैं, तुरंत बंद कर दीजिए फ्लेम को, ये होना चाहिए। बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। बातें समझ में आई? हेलो, यस सर। अब देखिए एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि अगर हम 1 kg आइस ले लेंगे या 1 ग्राम भी ले लें, मान लो 1 ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम वाटर बनेगा। ये हीट एनर्जी का अमाउंट कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है? इसको आपको सर्च करके हमें कल क्लास में आपको बताना है ये। सर 1 kg में हम्म, सर 1 ग्राम में कि 1 kg में? आप जिसमें बता पाइए, यूनिट होना चाहिए। सर केजी में पता है। 1 kg का मिल जाए तो 1 kg का बताइए आप सर्च। 1 ग्राम का ये मिल जाए सर तो 1 ग्राम। सर केजी में 3.34 into 10 to the power 5 joules per ग्राम, किलोग्राम। हाँ वेरी गुड। कितना है? 3.34। ये वैल्यू हो गई 3.34 इंटू 10 टू द पावर बताइए 5। 5। यस सर। आगे किलो जूल। यस सर, किलोग्राम पर जूल्स। जूल पर किलोग्राम होगा ना बेटा, देखो। यस सर, यस सर। यस सर, जूल पर केजी। मतलब इतने जूल, आप जूल मतलब हीट एनर्जी का, मैंने बताया था आपको कि वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इतने जूल हीट देना पड़ेगा पर केजी। पर का मतलब 1 केजी। अगर आप आइस 1 किलो आइस लोगे ना, तो आइस में इतना अगर हीट दे दीजिए तो ये वाटर बन जाएगा, वो भी 1 किलो रहेगा और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई भैया? यस सर। अब ये जरा समझिएगा तो, अभी इसकी डेफिनेशन बताइए, ये क्या होगा? मिनिमम, इट इज मिनिमम। Sir, the latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the liquid to vapor or gas without any change in temperature. वेरी गुड। बस सेम इस तरह लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert क्या बच्चों? 1 kg of liquid into गैस। गैस का मतलब यहाँ हो गया वेपर या स्टीम भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि गर्म कर रहे हैं तो स्टीम बनेगी, स्टीम। और क्या लिखेंगे? विदाउट राइज इन टेम्परेचर एट, किस पर होता है ये? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट। और क्या होगा बच्चों? 1 atm। ठीक है, ये इसके डेफिनेशन है। तो जो भी कैलकुलेशन की जाती है 1 atm पे की जाती है। 1 atm का मीनिंग पता है ना सबको? Yes sir. ध्यान समझना बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए थोड़ा डीपली पढ़िए ना तो समझना पड़ता है ना। काम चलाओ पढ़ोगे तो समझ में इजीली भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई मीनिंग नहीं। अब थोड़ा टफ पढ़िए। 1 atm। अब इसमें क्या होगा बेटा? हम ले लिए क्या? वाटर कन्वर्ट कर दिया किस में? स्टीम में या वेपर में, एक ही बात है। कितना वाटर लिया हमने? 1 kg या 1 ग्राम। स्टीम भी कितना बनेगा? सेम अमाउंट में। इसका टेम्परेचर कितना होता है वाटर का जब बॉयल करेंगे तो?
100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। याद रखिएगा, वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे और फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट पे। इसका टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसमें ये जो हीट दी जाती है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये लैटेंट हीट कितनी होनी चाहिए बताइए। सर और 1 22 पॉइंट सर 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5। हाँ वेरी गुड। देखो तो इसका बेटा जो वैल्यू होता है ये 2 पॉइंट बताइए सर 22 पॉइंट 22.5 होगा, ध्यान दीजिए 22.5 है ना। यस सर। इंटू बताइए 10 टू द पावर 5 है। यस सर। 10 टू पावर 5 जूल पर बताइए किलोग्राम। केजी। यस केजी। इसका मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप? यानी कि 22.5 इंटू 10 टू पावर 5 मतलब इसके आगे 5 जीरो लगाइए। 10 पावर 5 मतलब 5 जीरो इसके आगे होगा। इतने जूल अगर हीट एनर्जी हम दे दें कितने को? पर मतलब 1 केजी ऑफ वाटर को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा। ये मीनिंग होता है इस वैल्यू का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। नोट करिए लैटेंट हीट ऑफ, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बताइए आप लोग। क्वेश्चन एक नोट करिए होमवर्क के लिए। एक्सप्लेन latent heat of fusion of ice H कितनी वैल्यू थी? देखिए 3.34 था ना, 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना कि इसका मीनिंग क्या है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन, अच्छा एक्सप्लेन तो लिख ही दिया, तो चलिए लिखा रहने दीजिए। एक्सप्लेन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या बॉइलिंग ऑफ वाटर इज, क्या वैल्यू थी? 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। इसको भी बेटा आपको एक्सप्लेन करना है, तो चलिए एक्सप्लेन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना लीजिए, इसको एक्सप्लेन हटा दीजिए। इसके बारे में बताने कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ओके ओके सर। इतनी बात समझ में आ गई। देखो चैप्टर हम लोग बेटा नियर अबाउट कंप्लीट कर लिया है, और इसमें मैं ग्रुप में एक या इसमें मैं अपलोड भी कर दूंगा स्टडी मटेरियल में या असाइनमेंट में, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ एक पेपर, और इसका आंसर आप लोग को हमें रिप्लाई करना है, ठीक है। यस क्लियर बेटा सबको? ये सब लोग ऐड नहीं हो रहे हैं क्या इसमें? यस सर। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं क्या? सर पता नहीं, आज तो 2 लोग नहीं ऐड हुए हैं। हाँ 2 बच्चे एब्सेंट हैं। ठीक है, सबको बोल दीजिएगा कि सब लोग ऐड हुआ करें लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड लेक्चर तो ठीक है, लेकिन लाइव पढ़ना चाहिए। ओके बच्चों, तो ठीक है बेटा, इतना आप लोग प्रिपेयर कीजिए, और कल फिर हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेक्चर अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं होता? नो सर। नो सर। प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मतलब स्मूथली समझ में सब आ रहा ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बताया करिए आप लोग।
तो दिक्कत नहीं होती क्लास में? No, sir. नहीं सर। तो ठीक बेटा, और जो आपके फ्रेंड्स हो सबको और रेफर करिएगा, सब लोग ऐड हो, ठीक है ना? टाइग ऑनलाइन क्लासेस चल रही, सबको बताइएगा। ओके बेटा? ओके सर। ठीक है बेटा, ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। ओके, Thank you, sir. ठीक है, Good evening, sir. इवनिंग बेटा, इवनिंग, बाय बेटा।